जय हिंद। स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अमृत एकेडमी पे। हम लोग अपना एनसीईआरटी सीरीज़ को कंप्लीट कर रहे हैं। साइंस की सीरीज़ है ये, ठीक है ना। ये अपनी 55 डेज़ की क्लास है जिसमें अभी तक आपको 12 लेक्चर हमने करवा दिए हैं। आज आपका ये लेक्चर नंबर 13 है, ठीक है ना। ये आज के इस लेक्चर नंबर 13 में हम लोग जो डिस्कस करने वाले हैं हमारा पर्यावरण यानी कि और इन्वायरमेंट्स, ठीक है ना। ये क्लास 10th की एनसीईआरटी में आपको देखने को मिलेगा चैप्टर नंबर 13 पे, एकदम लास्ट में आपको देखने को मिलता है। और ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है और जो लोग रिपीट कर रहे होंगे, जिन्होंने कभी भी टीचिंग एग्जाम्स दिए होंगे, उनको पता होगा कि इस चैप्टर से कितने ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है ना। अभी जब मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको दिखाऊंगा तो आपको ऑटोमेटिक दिख जाएगा कि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो यहाँ से पूछे जाते हैं, ठीक है। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए आज की क्लास को आगे बढ़ाते हैं। और जो लोग चैनल पे नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप अपना चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है ना। सबसे पहले हम थोड़ा इंट्रोडक्शन करते हैं आर इन्वायरमेंट के बारे में। अगर हम इस चैप्टर की बात करें, इसमें हम लोग क्या चीज़ें से अध्ययन करेंगे उसकी अगर मैं बात करूं तो इसमें हम लोग अध्ययन करने वाले हैं जीवित प्राणियों, ठीक है ना। एक तरह से हम देखें ना तो बायोटिक एंड अबायोटिक के बीच के रिलेशनशिप को, कैसे एक दूसरे पे, कैसे एक इन्वायरमेंट में रहने वाले जीव जंतु वनस्पतियां कैसे एक दूसरे से रिलेट करके जीवन यापन होता है, उन सारी चीज़ों का अध्ययन इस चैप्टर में किया जाता है, ठीक है ना। देखिए कह रहा है ना, यह अध्याय जीवित प्राणियों और उनके पर्यावरण के बीच आपसी संबंध पर केंद्रित है, ठीक है ना। इसमें पारिस्थितिकी तंत्र, खाद्य श्रृंखला और मानव गतिविधियों की प्रकृति पर प्रभाव को समझाया गया है। ये सिंपल सी बात है, ये जो चैप्टर है उसका सारांश है। तो हम लोग क्या क्या बेसिकली पढ़ने वाले हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के बारे में पढ़ने वाले हैं, इकोसिस्टम के बारे में, ठीक है ना। खाद्य श्रृंखला फूड चेन के बारे में पढ़ने वाले हैं और ह्यूमन कैसे इफेक्ट डालना इन चीज़ों को, उसको क्या करने वाले, उसका अध्ययन करेंगे, ठीक है ना। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए एक एक चीज़ को डिस्कस करते हैं। एक ये देखिए एनसीईआरटी का फ्लो चार्ट है आपका, एनसीईआरटी का, ठीक है ना। इसमें देखिए क्या होता है, अगर हम बात करते हैं पारिस्थितिकी का जो सबसे बड़ा ऊर्जा स्रोत माना गया है वो किसको माना गया है, सूर्य के प्रकाश को। तो ये बात आप याद रखोगे, डायरेक्ट कई बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, पारिस्थितिकी में ऊर्जा का सबसे बड़ा स्रोत किसे माना गया है। तो आपको 4 ऑप्शन दिया होगा, तो आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, सूर्य का प्रकाश, ठीक है ना। अब देखिए सूर्य के प्रकाश से आप लोग देखते होंगे छोटे मोटे पेड़ पौधे शाक सब्जियां उत्पन्न होती हैं, ठीक है ना। वो डायरेक्ट किसकी वजह से पनपती हैं, केवल सनलाइट और अर्थ वाटर वगैरह से पनपती है, ठीक है ना। तो उसको बोला जाता है उत्पाद बोला जाता है, ठीक है ना, उत्पादक बोला जाता है। वो पहले स्टेज होता है जब उत्पादक हो जाते हैं। अब देखिए जैसे घास फूस जम गई तो उसको कौन खाता है, शाकाहारी लोग, इंसान खाते हैं या फिर बकरी वगैरह खाती है, ठीक है ना। अब उन बकरी को कौन खाता है, बकरी को खाते हैं मांसाहारी, जैसे शेर वगैरह हो गए, ठीक है ना। अब उसके बाद क्या होता है, इसको शीर्ष मांसाहारी भी उसके बाद खाते हैं, जैसे कि जंगली कुत्ता हो गया अगर मरने के बाद, और अगर वो भी मरते हैं तो उनको लास्ट में अपघटक खाते हैं, ठीक है ना। तो ये जो साइकिल है ऊर्जा का स्रोत है उसको तो अभी नीचे मैं और डिटेल में समझाऊंगा। एक ये आपको थोड़ा सा इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया, ठीक है ना। अब हम सिंपल सा आ जाते हैं अपना एग्जैक्ट टॉपिक पे, जो का आपका इकोसिस्टम है। यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका, यानी कि देखिए हिंदी इंग्लिश दोनों में मैंने लिखवा रखा है, ठीक है ना। हिंदी में अगर मैं बात करता हूँ, पारिस्थितिकी तंत्र में किसी क्षेत्र के सभी जीवित और निर्जीव अजैव घटक शामिल होते हैं। देखिए पारिस्थितिकी तंत्र में यानी कि इकोसिस्टम में आपकी दो चीजें शामिल होती है, कौन से, बायोटिक हो जाती है और अबायोटिक हो जाती है। इसमें मतलब जीवित प्राणी की बात करता है, जीवित की, ठीक है ना। किसकी बात की जाती है, जीवित की। इसमें मृत में या निर्जीव की बात की जाती है, निर्जीव की, ठीक है ना। देखिए मेरा थोड़ा लिखने में भी दिक्कत होती है, कोई दिक्कत नहीं है। किसकी बात की जाती है इसमें, निर्जीव की, ठीक है ना, निर्जीव की बात होती है। तो आप आवाज पे ज्यादा फोकस रहेंगे, जो मेन बातें वो मैंने लिखवा रखा है, ठीक है ना। तो जीवित और निर्जीव की एक साथ जो अध्ययन करने का एक तरीका होता है उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, पारिस्थितिकी तंत्र बोलते हैं, ठीक है ना। तो अब इसमें देखिए क्वेश्चन आपसे डायरेक्ट पूछता है कि जीवित घटक और अजीवित घटक, अजैविक घटक कौन से हैं। तो जीवित घटक में जैसे हो गया ह्यूमन हो गया, जंतु हो गए, पेड़ पौधे हो गए, ये सारी चीजें इसमें आते हैं आपके किसमें, बायोटिक में। अबायोटिक यानी कि निर्जीव में कौन कौन से आते हैं, हिंदी में कुछ भी लिखा रहेगा, कंफ्यूज नहीं होना, बायोटिक और अबायोटिक। जहाँ पे देखिए बायोटिक है, ये अबायोटिक है, ठीक है ना। इसमें आपका जैसे तापमान हो गया, चट्टान हो गया, ये सारी चीजें इसके अंदर आती है निर्जीव की यानी कि अबायोटिक के अंदर। इतनी बातें समझ गए। अब देखिए इसको मैं थोड़ा डिटेल में बता देता हूं। देखिए कह रहा है पारिस्थितिकी तंत्र में किसी क्षेत्र के सभी जीवित
और निर्जीव अजैविक घटक बोलते हैं शामिल होते हैं, ये सब कुछ आता है। तो अगर बोलेगा पारिस्थितिकी तंत्र कौन से आते हैं, तो सब कुछ मिला करके जो तंत्र बनता है, जैसे हम जहाँ रहते हैं यहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, इसमें कौन कौन रहते हैं, लैपटॉप है, मैं हूँ, तो ये सारी चीज़ें मिलवा करके एक क्या बन जाता है, पारिस्थितिकी तंत्र बन जाता है। ठीक है ना। कह रहे हैं कि जो एक दूसरे के साथ परस्पर क्रिया करते हैं, बिल्कुल करते हैं भाई, जरूरत की चीज़ों को हम अपना इस्तेमाल करते हैं। जैसे देखिए जंगल हो गया, तापमान हो गया, रेगिस्तान हो गया, ये सारे किसके अंदर आते हैं, पारिस्थितिकी तंत्र के अंदर। तो एक ओवरव्यू थोड़ा मोटा मोटा आपको समझ आ गया होगा कि पारिस्थितिकी तंत्र क्या होता है। हम जिस इन्वायरमेंट में रहते हैं वहाँ पे उपस्थित हर एक चीज़, चाहे वो जीवित हो चाहे अजीवित हो, इन्हीं को दो कैटेगरी में बांटा गया है, बायोटिक एंड अबायोटिक। तो आपसे क्वेश्चन जो बनता है उस पर आपको फोकस रहना है। पूछेगा बायोटिक का एग्जाम्पल, अबायोटिक का एग्जाम्पल, तो इसमें निर्जीव वाले बता देना, इसमें सजीव वाले बता देना। ठीक है ना, ये चीजें समझ आ गई। चलिए अगले टॉपिक में हम बढ़ चलते हैं, फूड चेन। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, इसको खाद्य श्रृंखला बोलते हैं। ठीक है ना। फूड चेन में क्या होता है, यानी कि खाद्य श्रृंखला में क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, यहाँ पे मैं थोड़ा सा फिगर के माध्यम से समझा देता हूँ, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना। यहाँ पे देखिए क्या कह रहा है, प्रकृति में आहार श्रृंखला, वन में घास के मैदानों के तालाबों में। ठीक है। अच्छा एक चीज मैं थोड़ा सा और बता दूं, जो पारिस्थितिकी तंत्र होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है नेचुरल, जैसे जो गॉड ने बना दिया, जैसे जंगल हो गया आपका, फॉरेस्ट हो गया, ये सारी। और एक होता है आपका मैन मेड, यानी कि कृत्रिम होता है। कृत्रिम में कौन से पारिस्थितिकी तंत्र आएगा, जैसे गार्डन हो गया, गार्डन हम लोग लगाते हैं, कोई छोटा मोटा तालाब बना लिया, ये सारी चीजें आती हैं। तो ये चीज आपको पता होना चाहिए कितने तरीके के पारिस्थितिकी तंत्र की हम लोग चर्चा करेंगे, दो तरीके के, नेचुरल एंड इननेचुरल, यानी कि मानव निर्मित। ठीक है ना। तो ये तो आप लोग समझ पाएंगे। अब देखिए इसमें ये काम कैसे करता है, इसमें ऊर्जा का स्थानांतरण कैसे होता है। देखिए आहार श्रृंखला में जैसे पेड़ पौधे हैं, ये उत्पादक हो गए, कैसे हो गए, उत्पादक हो गए। अब इस घास को या घास की टहनियों को किसने खाया, हिरन ने खाया। ठीक है ना। तो अब ये हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। अरे सोचो, इसने पहला इस्तेमाल किया घास का, तो ये उसको प्राथमिक उपभोक्ता बोलते हैं। ठीक है ना। अभी मैं आपको सीढ़ी दर सीढ़ी भी बताऊंगा। ठीक है ना। ये प्राथमिक उपभोक्ता आ गया। अब हिरन को किसने खा लेता है, टाइगर खा लेता है, तो टाइगर जो हो जाता है ये मांसाहारी, या इसको द्वितीयक उपभोक्ता भी बोलते हैं। लेकिन जब ये भी मर जाता है, यहाँ पे फोटो में है नहीं, ये एनसीईआरटी की फोटोज है, जब ये भी मर जाता है तो इसके सड़े गड़े मांस को कौन खा जाते हैं, वो जो फफूद वगैरह होती है जिसको अपघटक बोलते हैं, कौन खाता है, अपघटक। ठीक है ना। तो ये समझ गए। तो ये देखिए स्थल पे रहने वालों का ऊर्जा का एक चरण है। अब जल में रहने वाले की बात करें तो देखिए जल में बहुत सारी चीजें रहती हैं। ठीक है ना। जैसे ये वाला जल का है, देखिए जल में आप लोगों ने देखोगे शैवाल वगैरह रहते हैं, या फिर कीड़े मकोड़े होते हैं, उनको खाती है मछलियां, मछलियों को कौन खा लेता है, सारस, यानी कि बगुला खा लेता है। तो ये स्थल में, जल में, एयर में, हर जगह पे किस तरीके से चलता है वो हमें आपको फोटो से समझ लेना है। जैसे यहाँ पे देखो ये घास है, इसको किसने खाया, टिड्डे ने। टिड्डा प्राथमिक उपभोक्ता हो गया। अब टिड्डे को खा लिया मेंढक ने, मेंढक हो गया द्वितीयक का। अब मेंढक को खा लिया सर्प ने, तृतीयक हो गया, इसको खा लिया। तो इस तरीके से खाद्य श्रृंखला चलती है। तो ये एक सिंपल सा था जो आपके एनसीईआरटी में दे रखा है, वो मैंने समझा दिया। अब इसके बारे में आपको मैं डिटेल में जो किताबी लैंग्वेज है वो भी आपको बता देता हूँ। ठीक है ना। एक मिनट, पेज को थोड़ा, ये आगे क्यों नहीं जा रहा है, ठीक है आ गया। ठीक है ना। देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, क्या कह रहा है, देखिए खाद्य श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह को दर्शाता है। क्या करता है, आपसे पूछेगा कि खाद्य श्रृंखला यानी कि फूड चेन किसको रिप्रेजेंट करता है, तो ऊर्जा के प्रवाह को। ऊर्जा के प्रवाह कैसे, उत्पादकों, जैसे पौधे हो गए उत्पादक हो गए, से शुरू होता है, और फिर उपभोक्ता यानी कि शाकाहारी पहले होता है, फिर उसके बाद मांसाहारी, और फिर अंत में अपघटक। अपघटक का मतलब जो मरे हुए जीव जंतुओं को तोड़ तोड़ करके खा के खत्म कर देते हैं। ठीक है ना, ये हो गया। और खाद्य जाल कई खंड श्रृंखलाओं का नेटवर्क होता है, ये उसके बाद खाद्य जाल की हम आगे बात करेंगे। ठीक है। लेकिन हम आपको एक बार इसको स्ट्रक्चर को बता देते हैं। देखिए यहाँ पे सबसे पहले उत्पादक हो गया, जैसे पौधा हो गया। ठीक है ना, क्या हो गया, पौधा हो गया। इसको किसने इस्तेमाल किया, जो पहला शाकाहारी व्यक्ति होगा उस किस कैटेगरी में आता है, प्राथमिक उपभोक्ता में। ठीक है ना, प्राइमरी यूजर्स आ सकता है, ये प्राथमिक उपभोक्ता आ गया। उसके बाद आपका आ जाता है द्वितीयक उपभोक्ता, फिर तृतीयक उपभोक्ता में। ज्यादातर केसेस में इसमें अपघटक आते हैं। कौन आता है, अपघटक आते हैं आपके। इतनी बात समझ गए। चलिए ये सारी की चीजें आपकी किसकी हैं, एनसीईआरटी की। अच्छा बहुत सिंपल वे में बताऊंगा, साधारण घबराना किसी को नहीं है। अच्छा अब देखिए क्या है, मानव गतिविधियां और उनका प्रभाव। अब देखिए हम लोग डेली लाइफ में अपने क्या क्या काम करते हैं, उससे हमारा पारिस्थितिकी तंत्र कितना प्रभावित होता है,
उसकी अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो आपके सामने ये आ जाएगा कि आप देखते होंगे कि नेचुरल जो है, जो गॉड ने बनाया है वो आपके फॉरेस्ट वगैरह हो गए। तो ह्यूमन आजकल क्या कर रहा है, अपने मकान वगैरह बनाने के चक्कर में पेड़ पौधों को काट रहा है, ठीक है ना। तो देखिए क्या कह रहा है, वनों की कटाई, प्रदूषण और संसाधनों के अत्यधिक उपयोगों जैसी मानव गतिविधियों ने पारिस्थितिकी तंत्र को बाधित किया है, ठीक है ना, कर दिया है बिल्कुल। इससे पर्यावरण पे नुकसान पहुंच रहा है। आगे क्या कह रहे हैं, इससे ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत का क्षरण होता है। तो आपसे पूछता है ओजोन परत का क्षरण, तो सबसे बड़ा इसका रीजन जो होता है सीएफसी होता है। क्या होता है, सीएफसी क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है। ये शीतलक में आता है, जैसे आपके घर में फ्रीज होता है, फ्रीज तो उसको खोलोगे तो उसमें जो गैस निकलती है सीएफसी होती है। या आपने देखा होगा जब कभी परफ्यूम आप टेस्ट करते हो, अपने स्किन पे मारते हो तो आपकी स्किन यहाँ पे ठंडा लगता है, ठीक है ना। तो उसके अंदर भी कौन सी होती है, सीएफसी होती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होती है, जो कि ओजोन परत के क्षरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और ओजोन परत को नुकसान पहुंचाने में, ठीक है ना। और क्या है, विविधता की हानि जैसे समस्याएं होती हैं। तो ये सारी बातें आप लोगों को समझ में आ गया। चलिए अब देखिए, कई सारे अनेक आहार, क्या कह रहा है, अनेक आहार श्रृंखलाओं से बना आहार जाल। तो ये देखिए मैंने बता दिया कैसे कैसे चलता है। जैसे वाटर में क्या है, इस वाटर वाले पौधे हुए हैं उसको मछलियां कीड़े खाए, इस तरीके से जाल चलता है, फिर टाइगर खाता है। तो ये आप एक बार जाल को फिर से समझ सकते हैं। अब अलग अलग मैंने समझा दिया है, ठीक है ना। तो आपको क्या ध्यान रखना है, अभी क्वेश्चन से अपने आप क्लियर हो जाएगा, जो छोटे मोटे डाउट होंगे वो भी आपके क्लियर आउट हो जाएंगे क्वेश्चन के माध्यम से, ठीक है ना। तो इतनी समझ आ गया किस तरीके से इसको हार्म किया जाता है। अच्छा, अब हम पर्यावरण संरक्षण के उपाय देख लेते हैं, किस तरह से पर्यावरण को संरक्षित रखा जा सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे इंग्लिश में इसको भी आप लोग इस्तेमाल कर सकते हैं। वैसे आप पर्यावरण संरक्षण के नियम अपने अनुमान से भी बहुत सारी चीज़ें बता सकते हैं। जैसे क्या काम करें हम लोग कि जो प्लास्टिक जैसी चीज़ें हैं उनका कम इस्तेमाल करें और कोशिश करें कि चीज़ों का रिसाइकिल करके इस्तेमाल करें, ट्रिपल आर जिसको बोलते हैं आप लोग, ठीक है ना। उसको क्या करें, फिर से रिसाइकिल करके इस्तेमाल करें, पुनर्चक्रण उसका करें। तो ये सारी चीज़ें हमें ध्यान रखना चाहिए, इससे हमारा पर्यावरण दूषित होने से बचता है, ठीक है ना। अगला हम क्या कर सकते हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ लगाने चाहिए, वनों की कटाई कम करनी चाहिए। देखो आप भी इस चीज़ का ध्यान रखो, कोशिश करो, अगर आपको ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा इमरजेंसी है, अगर एक पेड़ आप काट रहे हैं तो कोशिश करो कम से कम 5 पेड़ नए लगाओ, ठीक है ना, और उसकी परवरिश भी करो। मैंने अपने घर पे बहुत सारे पेड़ लगाए, लगभग आपको बताऊं 200 से ज़्यादा मैंने पेड़ अब तक लगा चुके हैं, जो आज के टाइम में बहुत बड़े हैं, वो छाया भी देते हैं। मैं अपने स्कूल टाइम में लगाया करता था, तो आप भी लगाया करिए, अच्छी चीज़ें होती हैं, ठीक है ना। अच्छा, अगला देखिए क्या है कि नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों का उपयोग करें। जैसे हमें नई चीज़ों का, जैसे सन से सोलर पैनल का इस्तेमाल करना चाहिए। और मान लीजिए जो एयर की प्रेशर से होता है, जैसे वातानुचक्की बोलते हैं, उन सारी चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आती हैं जिससे हमारा पर्यावरण क्या रहता है, प्रदूषित होने से बचता है, ठीक है ना। अगला क्या है, और क्या करना चाहिए, पर्यावरण के बारे में जागरूकता फैलाएं। जैसे मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आप अपने स्टूडेंट, आप में से बहुत सारे लोग होंगे जो टीचिंग की फील्ड में ही होंगे, क्योंकि ये आई होप आप जुड़े हैं, तो ये टीचिंग का ही यहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ। तो आप भी अपने स्टूडेंट्स को ये बातें बताया करो कि किस तरीके से हमारा इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट रह सकता है, हमें क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए, इस पर चर्चा किया कीजिए, ठीक है। और खुद भी, सबसे बड़ी चीज़ होती है जब आप खुद करके दिखाएंगे तभी आप वो चीज़ों को बता पाएंगे, ठीक है ना। तो इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी होता है। तो ये हमें इतना समझ आ गया। चलो अब हम क्या करेंगे, बहुत छोटा सा चैप्टर है, इसमें बहुत ज़्यादा नहीं, इसमें बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेंगी, किससे, क्वेश्चन के माध्यम से। तो इसलिए मैंने इसमें क्वेश्चन ढेर सारे ले रखे हैं, ठीक है ना। अब देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, ध्यान से पढ़िएगा। देखिए कह रहा है व्हाट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी इन एन इकोसिस्टम, यानी कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है। मैंने आपको बताया था, डायग्राम के माध्यम से बताया था, क्या बताया था, सूर्य का प्रकाश। तो सबसे मुख्य स्रोत कौन सा है, सूर्य का प्रकाश है। तो सनलाइट जो आ जाएगा मेन ऊर्जा का सोर्स माना जाता है। तो पहले ही आंसर आपका सही हो जाएगा, जल नहीं होगा, मिट्टी नहीं होगी, वायु नहीं होगा, ठीक है ना। क्वेश्चन का आंसर कर पा रहे हो खुद से, वेरी नाइस। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। बहुत बड़ी वीडियो ये नहीं होगी क्योंकि ये चैप्टर छोटा सा ही है, और पर यहाँ से क्वेश्चन बहुत बनते होंगे। अब आप लोग रिलेट कर पाएंगे, जब क्वेश्चन देखेंगे ना तो एकदम से आपको याद आ जाएगा कि हाँ इस तरह के क्वेश्चन हमसे पूछे जाते हैं, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए क्या कह रहा है, कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा जैविक घटक है। जैविक का मतलब कौन सी, बायोटिक की बात कर रहा है। बताओ, बायोटिक घटक वो होते हैं जिसमें जीव होता है, जो रेस्पिरेशन वगैरह करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए हवा जीवित तो है नहीं, ये नहीं होगा, चट्टाने नहीं है,
पानी नहीं है तो आपका एक सिंपल सा बना क्या, प्लांट रेस्पिरेशन करते हैं, सांस लेते हैं, ऑक्सीजन छोड़ते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं। आप लोगों को पता है, ये मैं आप लोगों को रेस्पिरेशन चैप्टर में पढ़ाऊंगा, तो इसके कुछ पार्ट आपको यहीं पे बताना पड़ेगा क्योंकि एक दो क्वेश्चन शायद हैं इसमें, ठीक है ना। तो आपको बायोटिक अबायोटिक समझ में आ गया, यानी कि जैविक घटक और अजैविक घटक, जिसमें जान है वो जैविक घटक, जिसमें जान नहीं है वो अजैविक घटक, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है ना। तीसरे क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, अपघटक पारिस्थितिकी तंत्र में क्या काम करते हैं। मैंने आपको बताया ना कि जो सबसे लास्ट स्टेज होती है अपघटक, जिसको बोलते हैं डिकम्पोजर्स बोलते हैं, ठीक है ना, वो लोग क्या काम करते हैं, मृत जीवों को तोड़ तोड़ के खा करके खत्म करने का काम करते हैं, ठीक है ना। तो देखिए कह रहा है ऊर्जा का उत्पादन करते हैं। बताओ क्या अपघटक कभी ऊर्जा का उत्पादन कर सकते हैं? नहीं जी, बिल्कुल नहीं कर सकते, ठीक है ना। अगला कह रहे हैं कि ब्रेक डाउन डेड ऑर्गेनिम्स, ठीक है ना, तो मतलब कि मृत जीवों को तोड़ने का काम करते हैं। बिल्कुल जी, मृत जीवों को तोड़ करके खा करके उसे खत्म कर देते हैं, ठीक है ना। तो ये हो गया, ये भी अपना योगदान देते हैं पारिस्थितिकी में। बताइए सूर्य क्या ऊर्जा का सूर्य में स्थानांतरित करने का काम इनका नहीं होता? इनमें से कोई नहीं, ये गलत है। तो आपको आपके क्वेश्चन का आंसर मिल चुका होगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछता है अपघटक की स्थिति क्या होती है पारिस्थितिकी तंत्र में, तो आपको अच्छे से पता होना चाहिए, ठीक है। चलें आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फोर्थ नंबर के क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है। अब ये देखिए, वैसे तो ये रेस्पिरेशन चैप्टर में भी मैं आप लोगों को पढ़ाऊंगा। कह रहा है देखिए प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। तो देखिए प्रकाश संश्लेषण यानी कि फोटोसिंथेसिस क्या होता है, सनलाइट की उपस्थिति में पौधों की पत्तियों के, हरे पौधों के अंदर जो क्लोरोफिल उपस्थित होता है उस दोनों को लेकर के जड़ों के माध्यम से जल ले लेता है, जिसको कि जाइलम बोलते हैं। वो भी पूछा जाता है किस माध्यम से जल ऊपर जाता है, जाइलम के। तो वो जो फूड प्रिपरेशन का काम होता है उस दौरान वो कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेता है और छोड़ता क्या है, ऑक्सीजन छोड़ता है, ठीक है ना। तो यही पूछ रहा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान कौन सी गैस निकलती है। अगर पूछता कौन सी गैस एब्जॉर्ब करता है तो हम कार्बन डाइऑक्साइड बताते, लेकिन ये कह रहा कौन सी गैस रिलीज होती है, तो रिलीज के दौरान कौन सी होती है, ऑक्सीजन होती है, ठीक है ना। तो आपका पहला ही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नाइट्रोजन और मेथेन तो होगा नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड में थोड़ा कंफ्यूजन होते हैं बच्चे, तो अब नहीं होंगे आप, ठीक है ना। इस चैप्टर को मैं जब बताया ना, रेस्पिरेशन चैप्टर पढ़ाऊंगा बायो वाले पार्ट में, तो भी इसको कराऊंगा, ठीक है ना। चलिए 13 चैप्टर आपके आज हो जाएंगे, एक चैप्टर शायद और बचेगा, एक दो चैप्टर और बचेंगे, फिजिक्स खत्म हो जाएगा, फिर हम इसके बाद केमिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है ना, एनसीईआरटी की। और आपको पता है कि ये 6 से लेकर के 10th तक की बुक्स हैं सारी, और ये वाला चैप्टर जो है आपके क्लास 10th में आई थिंक चैप्टर नंबर 13 पे है ये, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है क्वेश्चन नंबर 5, आंसर आप खुद कोशिश किया करिए पहले देने का। कह रहा है व्हाट इज द फूड चेन। फूड चेन क्या होता है, खाद्य श्रृंखला क्या होती है बताओ। मैंने बताया था अभी कि एक प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। कह रहा है आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जाल होता है। और क्या कह रहे हैं, पोषक तत्वों के पुनर्चक्रण की प्रक्रिया होती है। उपरोक्त में से कोई नहीं, ये सारे गलत हैं। तो आपने देखा होगा कि एक प्रक्रिया होती है जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। जैसे मेंढक खाता है, मेंढक से सर्प खाता है, तो खाद्य श्रृंखला खाद्य जाल यह बन जाता है, ठीक है ना। फूड चेन आपका बन के तैयार हो जाता है। तो पहला इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा ना। अच्छा फूड चेन हो गया ना, आपस में जुड़ी खाद्य श्रृंखलाओं का जाल, अ नेटवर्क ऑफ। क्वेश्चन नंबर 5, एक मिनट में इसको जरा क्रॉस चेक कर लेता हूँ। इसका आंसर तो केवल यही होना चाहिए, फर्स्ट वाला, 5th है ना। एक सेकंड का जरा आप लोग टाइम देंगे, ठीक है ना, कोई भी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है ठीक है, बिल्कुल सही है हम लोग। तो हमें जैसा समझाया था उसी हिसाब से था, क्योंकि यहाँ पे इसकी भी बात कर रहा है, जबकि ये आंसर नहीं होगा। जाल का कनेक्शन को नहीं बोला जाता है, खाद्य श्रृंखला तो इसी को बोला जाता है कि जब एक प्रक्रिया जिसमें ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव में स्थानांतरित होती है। समझ गए, 5 क्वेश्चन हो गए हमारे। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। देखिए आगे आपके सामने पूछ रहा है कि ओजोन परत के क्षरण का मुख्य कारण क्या है। वनों की कटाई ने, देखो इसमें कई सारे क्वेश्चन होते हैं, जब हम पढ़े नहीं होते तो हमें लगता है ये आंसर हो सकता है। वनों की कटाई ओजोन के इफेक्ट नहीं डालता है, डायरेक्टली नहीं होता इसका, ठीक है ना। सीएफसी मैंने अभी बताया कि सबसे ज़्यादा प्रभावित कौन करता है ओजोन परत को, तो सीएफसी यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो बी हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड नहीं होता है, और प्लास्टिक कचरा भी मतलब कि ओजोन परत को तो नहीं क्षरण करता है, एनवायरनमेंट में वो हार्म तो पहुंचाता है। चलो 6 क्वेश्चन हो गए, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, इसमें देखिए ध्यान से क्या कह रहा है ये आपसे।
कह रहा है इनमें से कौन सा अजैविक घटक है। अबायोटिक बताइए जरा कौन सा है, तो आप बताइए। जानवर, जानवरों में तो जान होती है, तो ये तो बायोटिक हो गया, आंसर नहीं होगा। सूक्ष्म जीव, जीव बोल दिया तो इसमें भी जान होता है, तो ये भी आपका बायोटिक हो गया। तापमान, तापमान में जान नहीं होता, ठीक है ना, तो टेम्परेचर जो हो गया ये अबायोटिक का एग्जाम्पल है। पौधे बायोटिक हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। तो ऐसे इस चैप्टर से इसी लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन जब तक हम बेसिक से नहीं पढ़े होते हैं तो हम गलती करने के चांसेस बढ़ जाते हैं हमारे। अच्छा अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 8। इसमें आपसे कह रहा है कि पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा स्थानांतरण की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। बताओ, ऊर्जा का एक माध्यम से दूसरे माध्यम में चले जाना, जैसे कि प्राथमिक से द्वितीयक तृतीयक, तो उसको क्या बोलते हैं। पोषक चक्र नहीं बोला जाता है, खाद्य जाल नहीं बोला जाता है, ऊर्जा प्रवाह बोलते हैं, एनर्जी फ्लो बोला जाता है इसको, ठीक है ना। तो क्वेश्चन करने से और अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होता है। प्रकाश संश्लेषण तो ये तो अलग चीज हो गया। तो अब आपके क्वेश्चन का आंसर जो है वो मिल चुका है, क्या, एनर्जी फ्लो बोला जाता है, ठीक है ना। चलिए 8 क्वेश्चन हो गए। बाकी जो लोग भी यहाँ तक वीडियो को देखे हैं, तो ये आप लोग 2 शब्द जरूर लिख के बताइएगा कि ये छोटे छोटे जो आधे घंटे 45 मिनट का जो मैं सेशन लेता हूँ, जिसमें आपको एनसीईआरटी के कॉन्सेप्ट प्लस प्रीवियस ईयर डिस्कस करता हूँ, क्या आप लोगों को ये अच्छे लगते हैं। जो भी आप पढ़ रहे हैं, 200-300 बच्चे पढ़ रहे हो, कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ता। मेरा टारगेट है आपको 55 डेज में पूरी एनसीईआरटी 6 to 10 कवर करूंगा, तो वो मैं करूंगा, ठीक है। और जो बच्चे वीपीएससी 4 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए साइड में मैं अलग से क्लासेस लगा रहा हूँ। 1-2 दिन में आपकी मैथ की भी क्लास शुरू हो जाएगी। और रही बात उन बच्चों की जो आपके नेक्स्ट सीटेट का एग्जाम देंगे, तो बहुत जल्द उसकी भी क्लासेस मैं अभी स्टार्ट करने वाला हूँ, मैथ और साइंस की फिलहाल तो, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 आपकी स्क्रीन पे दे रखा है, देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है खाद्य श्रृंखला में पहला पोषक स्तर कौन सा होता है। तो मैंने पहला पोषक स्तर आपको बताया था, किसको बोलता था, उपभोक्ता को, ठीक है ना। तो उपभोक्ता नहीं, उत्पादक को बोला जाता है। उपभोक्ता तो पहला यूजर होता है, प्राइमरी यूजर होता है वो, ठीक है ना। तो पहला कौन सा होता है पोषण, उत्पादक होता है, यानी कि प्रोड्यूसर्स होता है। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, उत्पादक आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। उपभोक्ता नहीं होता, अपघटक तो सबसे लास्ट होता है, मांसाहारी तीसरे पे होता है, ठीक है ना। चलिए ये आप समझ गए। अगला, वैसे देखिए इसमें अभी जब मैं जब टारगेटेड क्लासेस लूंगा, उसमें जो उस लेवल का क्वेश्चन पूछा जाता है, कई बार आपसे जल में पूछता है कैसा जो इनका ट्रायंगल बनता है, कैसा बनता है, स्थल पे कैसा बनता है, वो सारी चीज़ें उसमें बताऊंगा। एनसीईआरटी में इतने लेवल की बात नहीं करी गई है। जो एनसीईआरटी का है, जो फाउंडेशन है आपकी, वो मैं मजबूत करना चाह रहा हूँ कि इस चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। जब मैं टारगेटेड क्लास लूंगा तो उसमें और अच्छे से बताऊंगा। चलो ये आई थिंक आपका लास्ट क्वेश्चन होना चाहिए, क्योंकि 10वां क्वेश्चन है। देखिए 10th नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कह रहा है जैव विविधता क्या है, बताओ। व्हाट इज बायोडाइवर्सिटी। बायोडाइवर्सिटी क्या होता है, तो किसी क्षेत्र में जीवन रूपों की विविधता की बात कर रहा है। प्रदूषण नियंत्रण नहीं होता है, केवल जंगल और में पौधों की प्रजातियां नहीं होता, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी गलत है। तो आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वेराइटी ऑफ लाइफ फॉर्म इन एन एरिया, ठीक है ना। तो किसी क्षेत्र में जीवन रूपों की विविधता को ही बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है। कि आप देखते होंगे कि एक ही इन्वायरमेंट में हम कैसे कैसे लोग रहते हैं, इंसान रहते हैं, बच्चे रहते हैं, जानवर रह रहे हैं, पौधे रह रहे हैं, तो एक विविधता देखने को मिलती है ना। तो वो सारी एक ही इन्वायरमेंट में जो हर तरीके की विविधता देखने को मिलती है, उसी को क्या बोलते हैं, जीवन रूपी जो विविधता होती है उसी को बोला जाता है बायोडाइवर्सिटी बोला जाता है, यानी कि जैव विविधता बोला जाता है, ठीक है ना। यहाँ तक समझ गए। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये रहा आज का अपना आखिरी क्वेश्चन। तो जैसा कि आप लोगों का कमेंट था कि सर पहले हमें बता दिया करिए कि अगला चैप्टर कौन सा आने वाला है, तो अब आपका जो 14th नंबर का क्लास होगा उसमें हम लोग इलेक्ट्रिसिटी यानी कि विद्युत करंट के बारे में पढ़ेंगे। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, ठीक है ना। तो जो लोग यहाँ तक रुके हैं 2 शब्द जरूर लिख के जाना। और ये सीरीज मैं टिल द एंड तक, जब तक बायो का लास्ट चैप्टर नहीं करवा देता तब तक ये सीरीज मैं कंटिन्यू रखूंगा। और उम्मीद रखूंगा कि आप लोग भी हर एक वीडियो को अच्छे से देखेंगे, और पिछले नहीं देखे हैं तो पहली क्लास से देखिएगा, बहुत मजा आएगा। इतने शॉर्ट सेशन में आपको एनसीईआरटी ने किसी ने नहीं पढ़ाया होगा, और सारी चीज़ें रिटर्न में है। आज रात को हो सकता है मैं आपको टेलीग्राम पे इसकी पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। अभी मैं थोड़ा सा बिजी चल रहा हूँ, जिसकी वजह से टाइम नहीं निकाल पा रहा हूँ बहुत सारे कामों का, ठीक है। तो प्यार जरूर दिखाइएगा कैसा लगा, और जो है अपने दोस्तों तक भी पहुंचाइएगा कि फ्री में क्योंकि देखिए हर एग्ज़ाम में इसका काम है। आप चाहे अदर एग्जाम का भी कोई तैयारी भी कर रहा होगा ना, उसको भी काम है। फिलहाल जो टीचिंग के बच्चे हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, क्योंकि हर एक उस चैप्टर को मैंने कवर किया है। क्योंकि अदर एग्जाम में ये वाला चैप्टर कम पूछा जाता है, टीचिंग में ज़्यादा पूछा जाता है, ठीक है ना।
तो आज की वीडियो इसी तक रखते हैं, फिर मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।